अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद अयूब खान है और आप देखने जा रहे हैं इंडियन मुस्लिम हिस्ट्री। गीदड़ की तरह 100 साल ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि मैं शेर की तरह एक दिन की ज़िंदगी जीऊँ। दोस्तों, ये अल्फाज थे उस शेर के जिसने ताकतवर अंग्रेज़ों को घुटने टिकवा दिए। वो भारत का महान मुस्लिम शेर था, हज़रत टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की बहादुरी, दानिशमंदी और ताकत की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो टीपू सुल्तान ही थे जिन्होंने आखिरी सांस तक अंग्रेजों को भारत में कब्जा करने से रोके रखा था। टीपू सुल्तान भारत का सबसे पहला स्वतंत्रताई सेनानी था और दुनिया का सबसे पहला रॉकेट बनाने वाला इंसान था। आज इसी टीपू सुल्तान के बारे में बात की जाएगी, पर इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। दोस्तों, टीपू सुल्तान का जन्मदिन 20 नवंबर 1750 ईस्वी में कर्नाटका के देवनाहली में हुआ था। एक बुजुर्ग बली टीपू मस्तान औलिया के नाम पर टीपू सुल्तान का नाम टीपू पड़ा, जबकि उनका असली नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। टीपू सुल्तान के वालिद का नाम हैदर अली और माँ का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। हैदर अली कोई राजा महाराजा के घराने से नहीं थे, बल्कि मैसूर की सल्तनत में एक आम से सिपाही थे, मगर वो अपनी बहादुरी और तेज अक्लमंदी की वजह से सल्तनत में बड़े बड़े ओहदे हासिल करते गए और आखिरकार सन 1761 ईस्वी में वो मैसूर सल्तनत के सुल्तान बन गए। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, इसी बात का उनको बहुत दुख होता था। इसीलिए हैदर अली ने अपने बेटे टीपू सुल्तान को हर तरह की तालीम दिलवाई, जिसमें साइंस, जियोलॉजी, मैथ, लैंग्वेज, एजुकेशन और दीन इस्लाम का इल्म शामिल था। टीपू सुल्तान के पास किताबों की एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसमें इतिहास, विज्ञान और इस्लाम से संबंधित उर्दू, अरबी, फारसी और हिंदी जुबान में तकरीबन 2000 किताबें मौजूद थीं। दोस्तों, टीपू सुल्तान के बारे में अगर सही जानना है तो वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहना। दोस्तों, अंग्रेज की इस इंडिया कंपनी ने भारत पर पूरा कंट्रोल कर ही लिया होता अगर हैदर अली ना होते तो। भारत का दक्षिणी हिस्सा अंग्रेज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन वहाँ हैदर अली की मुस्लिम सल्तनत थी। अंग्रेज कहा करते थे कि जिस दिन हम मैसूर का इलाका फतेह कर लेंगे उस दिन पूरा भारत हमारा हो जाएगा। इसीलिए सन 1767 में अंग्रेजों ने मैसूर पर हमला कर दिया। इसे एंग्लो मैसूर की पहली जंग कहते हैं। इस जंग में शेर बनकर आए अंग्रेज हैदर अली के सामने गीदड़ बनकर रह गए। हैदर अली ने अंग्रेजों को ऐसी पटकनी दी कि अंग्रेज संभल ना सके। इसी जंग में सिर्फ 15 साल का टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों से खूब बहादुरी से लड़ा। यही जंग टीपू सुल्तान की पहली जंग थी। टीपू सुल्तान को उसी वक्त समझ आ गया था कि इन अंग्रेजों को अगर भारत से ना भगाया गया तो वो वक्त करीब है कि पूरा भारत इन अंग्रेजों का गुलाम होगा। इस जंग में हैदर अली ने अपने बेटे टीपू सुल्तान की बहादुरी के जौहर देखे तो टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के खिताब से नवाजा। टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है। इसके पीछे एक जबरदस्त सच्ची कहानी छुपी है। वो ये, एक बार टीपू सुल्तान अपने किसी फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार पर गए हुए थे। तभी अचानक एक बाघ, एक टाइगर ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। टीपू सुल्तान के हाथ से बंदूक गिर गई, मगर टीपू सुल्तान फिर भी उस बाघ से लड़ते रहे। फिर किसी तरह उन्होंने बंदूक उठाई और बाघ को मौत के घाट उतार दिया। इसी वाकये के बाद टीपू को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाने लगा। दोस्तों, एंग्लो मैसूर की पहली लड़ाई जो 1767 से 1769 तक चली थी, उसमें अंग्रेजों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था और इसी वजह से अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ शांति समझौता कर लिया। मगर ये दुनिया जानती है कि अंग्रेज कितने मक्कार और दगाबाज होते हैं। अंग्रेज जल्द ही मैसूर पर हमला करने की तैयारियों में जुट गए और अंग्रेजों ने 1780 ईस्वी में फिर से मैसूर सल्तनत पर हमला कर दिया। इसे एंग्लो मैसूर की दूसरी जंग कहते हैं। इस जंग में टीपू सुल्तान ने आगे बढ़कर
अंग्रेजों को नाके चने चबवा दिए थे। 1782 में अचानक हैदर अली की मौत हो गई और टीपू को मैसूर सल्तनत का सुल्तान बना दिया गया। सुल्तान बनते ही टीपू ने अंग्रेजों को और बुरी तरह खदेड़ना शुरू कर दिया। अपनी सल्तनत के खोए हुए हिस्सों को अंग्रेजों से वापस छीन लिया था और आखिरकार जंग के 4 साल बाद 1784 ईस्वी में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के सामने घुटने टेक दिए और दोबारा शांति समझौता कर लिया। टीपू सुल्तान की सल्तनत में उनकी रियाया खूब खुश रहती थी, खासकर मैसूर के किसान। टीपू ने अपनी सल्तनत में विकास के बहुत काम कराए। सड़कें, गरीबों के लिए घरों, मकान, राशन, रोजगार और किसानों के फसलों के लिए अच्छा खासा मुआवजा मिलता था। कहा जाता है कि पूरे भारत की सल्तनत मिलकर जितना कमाती थी उससे कई ज्यादा तो मैसूर की सल्तनत की आमदनी थी। इसीलिए तो अंग्रेज पूरे भारत को छोड़कर टीपू सुल्तान को हराने के लिए जुटे हुए थे। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग के 1 साल बाद ही मराठों ने भी टीपू सुल्तान पर हमले करने शुरू कर दिए, मगर मराठे हर बार टीपू सुल्तान से मार खाकर घर लौट जाते। दूसरी तरफ निजाम भी टीपू सुल्तान से जंग लड़ने की तैयारी में आ गए। बस यहीं से अंग्रेजों ने अपनी चालबाजियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। मराठे और निजाम जब टीपू सुल्तान के खिलाफ हो गए तो अंग्रेजों ने अपना आखिरी पासा फेंका। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम को दौलत और मैसूर सल्तनत का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। टीपू सुल्तान अब अकेले पड़ गए और चारों तरफ से घिर गए। मगर टीपू की हिम्मत और बहादुरी की दाद दीजिए कि टीपू सुल्तान ने फिर भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। टीपू सुल्तान बार बार मराठों और निजाम से कह रहे थे कि ये अंग्रेज तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, ये हमें आपस में लड़ाकर भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। मगर अफसोस, टीपू की ना ही निजाम ने सुनी और ना ही मराठों ने। सन 1790 में अंग्रेज प्लस निजाम प्लस मराठों तीनों ने मिलकर हमला कर दिया। ये तीसरी एंग्लो मैसूर जंग थी। टीपू सुल्तान जानते थे कि वो अपनी छोटी सी फौज से अंग्रेजों की इतनी बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, मगर फिर भी टीपू सुल्तान लड़ते रहे। जब टीपू को लगा उनके सैनिक, उनकी सल्तनत के मासूम लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं, तब टीपू को मजबूरन अंग्रेजों के आगे सरेंडर करना पड़ा। 2 साल चली इस जंग में टीपू को इतना नुकसान हुआ कि मानो की सल्तनत की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। अंग्रेजों ने टीपू के साथ 1792 में श्रीरंगपट्टनम का समझौता कर लिया। इस समझौते के तहत अंग्रेजों ने टीपू की सल्तनत का 50% हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया और हर साल 1 करोड़ रुपए हर्जाना वसूल किया। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने टीपू के 2 बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों का साथ देने वाले मराठों और निजाम को अंग्रेजों ने खूब दौलत और सल्तनत के कुछ हिस्से देकर खुश कर दिया। हाय अफसोस, जब टीपू सुल्तान भारत के लिए अकेले लड़ रहे थे तो भारत के ही कुछ लोग अपने देश के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। दोस्तों, इतिहास में मिसाइल का इस्तेमाल सबसे पहले टीपू सुल्तान ने ही किया था, इसीलिए टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। टीपू सुल्तान किसी साइंटिस्ट से कम ना थे। उनकी इजाद करदा मिसाइलों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग के बाद टीपू सुल्तान की ताकत कुछ कमज़ोर हो गई थी, इसीलिए टीपू ने ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइलें बनाना शुरू कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि टीपू सुल्तान की ये मिसाइलें दीपावली में चलाने वाले रॉकेट से थोड़ी ही बड़ी थी, मगर उस वक्त किसी ने ऐसा हथियार ईजाद नहीं किया था जो हवा में इतनी तेजी से उड़कर दुश्मनों पर हमला कर दे। अंग्रेजों से अपनी हार का बदला लेने टीपू सुल्तान पल पल तड़पते रहे और हर रोज अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने की कोशिश में लगा रहा, जबकि मराठे और निजाम अंग्रेज की गोद में बैठे थे। अंग्रेज भारत पर अपना संपूर्ण राज्य चाहते थे, मगर अब भी टीपू उनके सामने सीना चौड़ा करके खड़ा था। इसीलिए अंग्रेजों ने एक बार फिर मैसूर पर हमला करने का प्लान बनाया। इस बार तो अंग्रेज और भी मजबूत हो गए थे। एक तो ये तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद
टीपू की ताकत आधी रह गई थी और दूसरा ये अंग्रेजों के साथ अब मराठा और निजाम भी थे। अंग्रेजों को पूरा यकीन था कि इस बार टीपू का खेल खत्म ही कर देंगे। सन 1799 में अंग्रेजों ने मराठा और निजाम के साथ मिलकर टीपू पर हमला बोल दिया। ये एंग्लो मैसूर की चौथी जंग थी। अंग्रेज, मराठा और निजाम को मिलाकर 50,000 की सेना बनी, जबकि टीपू सुल्तान के पास इसकी आधी भी फौज नहीं मगर थी। टीपू सुल्तान के पास अभी भी मिसाइल और जबरदस्त तोपें मौजूद थीं। अंग्रेजों ने टीपू के किले को चारों तरफ से घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलाबाजी शुरू कर दी। इस गोलाबाजी से किले की एक दीवार में छेद हो गया। अंग्रेज चाहते थे किसी तरह इस छेद से किले में घुसा जाए। यहाँ अंग्रेजों की सबसे बड़ी और आदतन वाली साजिश का पता चला। टीपू की सेना में एक सिपह सालार था, मीर सादिक। अंग्रेजों ने उसे दौलत और सल्तनत का लालच देकर खरीद लिया था और मीर सादिक टीपू से गद्दारी करने के लिए भी राजी हो गया। जब अंग्रेज ने किले की दीवार में छेद कर दिया, तब मीर सादिक ने अपनी फौज को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुला लिया और अंग्रेजों को संकेत दे दिया कि रास्ता अब साफ है, और फिर अंग्रेज किले में घुसते चले गए। जब टीपू सुल्तान को ये बात पता चली कि अंग्रेज किले में घुस गए हैं, टीपू खुद अपनी बंदूक लेकर अंग्रेजों से लड़ने बाहर आ निकले। टीपू खुद अकेले ही अंग्रेजों के साथ बहादुरी से लड़ते रहे, मगर अंग्रेजों की तादाद बहुत ज्यादा थी। अंग्रेजों ने टीपू पर गोलियां बरसा दी, लेकिन बहादुर टीपू फिर भी नहीं रुका और अपनी तलवार लेकर अंग्रेजों के सर कलम करता रहा। टीपू के सीने में कई गोलियां लगीं और टीपू बेसुध होकर गिर पड़े। अंग्रेजों ने मैसूर के किले पर कब्जा कर लिया, मगर टीपू की लाश को उठाने में अब भी अंग्रेज कांप रहे थे। अगली सुबह जब मैसूर की गलियों में टीपू सुल्तान का जनाजा निकला, तो मैसूर की सल्तनत की रियाया खूब जोर जोर से रो रही थी। अंग्रेज खुद इस बात को कहा करते थे कि अगर मीर सादिक हमसे ना मिलता तो हम टीपू सुल्तान को कभी ना हरा पाते। टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों ने कहा कि भारत अब हमारा है। दोस्तों, अंग्रेजों के लालच और लूट मार से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया तो उनके महल से हर कीमती चीज चुरा ले गए। उनकी तलवार लंदन के आज भी म्यूजियम में सजी हुई है। अंग्रेज टीपू की वो मिसाइल भी उठा ले गए, जिस पर रिसर्च करके अंग्रेज वैज्ञानिक आज की आधुनिक मिसाइल बनाना सीख रहे हैं। ये तो छोड़ो, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की अंगूठी तक को ना छोड़ा, वो भी चुरा ले गए। और इन्हीं अंग्रेजों ने बाद में पूरे भारत को लूटा और हर कीमती चीज चुरा ले गए। टीपू के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने वाले मराठा और निजाम को भी अंग्रेजों ने अपनी साजिश का शिकार बनाकर बाद में खत्म कर दिया। दोस्तों, टीपू सुल्तान हिंदुओं पर जितना मेहरबान थे, उतना तो उस वक्त के हिंदू राजा भी न थे। टीपू सुल्तान की सल्तनत में हिंदुओं को खूब जागीरें मिली। उनके मंदिरों के लिए जमीन और सुरक्षा सब टीपू के जरिए मुहैया कराई जाती थी। टीपू हिंदू मंदिरों के लिए नियमित तौर पर दान दिया करते थे और मंदिर के पुजारियों का सम्मान किया करते थे। मगर आज के झूठे देशभक्तों को कौन समझाए, उनके दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। अब कोई सही इतिहास उनके दिमाग में नहीं जाने वाला। ये अब कितने ही मुस्लिम बादशाहों से जलें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम तो इनकी और भी ज्यादा जलाएंगे। दोस्तों, अंग्रेजों की हमेशा से डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो वाली नीति रही है। इसीलिए अंग्रेज जंसमील ने भारतीय इतिहास को 3 युग में बांटा। एक हिंदू युग, दूसरा मुस्लिम युग, तीसरा ब्रिटिश युग। अंग्रेजों ने जानबूझकर अपने युग को ईसाई युग ना कहकर ब्रिटिश युग कहा, क्योंकि उनको हिंदू और मुसलमानों को इतिहास के पीछे आपस में लड़वाना था, और इस काम में अंग्रेज खूब कामयाब भी हुए। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ भी यही किया। अंग्रेजों ने हिंदुओं को टीपू सुल्तान का दुश्मन होने का झूठा प्रकोंडा चलाया। उन पर झूठे आरोप लगाए कि टीपू ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, टीपू ने हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया है। अंग्रेजों ने टीपू को इसलिए बदनाम किया। हिंदू जनता और कई हिंदू राजा टीपू सुल्तान के समर्थन में ना आए, बल्कि अंग्रेजों का साथ दें। हुआ भी यही। जब अंग्रेजों ने टीपू के साथ जंग की तो कोई भी हिंदू राजा टीपू की मदद करने के लिए ना आया, बल्कि हिंदू राजाओं ने
अंग्रेजों का ही साथ दिया। याद रखो, आज जो लोग मुसलमानों को गद्दार और अपने आप को देशभक्त कहते हैं, आने वाले इतिहास में उनके बारे में ये जरूर लिखा जाएगा, इन्होंने झूठ, मक्कारी और चालबाजी और अफवाहों के दम पर अपना मकसद हासिल करने की कोशिश की और आने वाला वक्त इन पर जरूर थूकेगा।